नमस्कार, टुडेस टीचर्स पर मैं रमेश सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था समय प्रबंधन और शैक्षणिक प्रबंधन। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका। विद्यालय प्रबंधन करने के लिए कौन कौन से अभिकरण होते हैं, ठीक है ना, जो जरूरी अभिकरण है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में आज पूरा पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, और सिलेबस के अंदर से पढ़ेंगे, सिलेबस के बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, जो जारी किया गया है सिलेबस इसके लिए, जूनियर एडिट के लिए, ठीक है, उसी के अनुसार हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संस्थागत प्रबंधन। ठीक है, संस्थागत प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानाध्यापक, ठीक है, प्रधानाध्यापक, फिर शिक्षक और बाल सरकार, ये तीन आते हैं संस्थागत प्रबंधन के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका प्रधानाध्यापक। ठीक है, प्रधानाध्यापक के बारे में पीसी रेन क्या बोलते हैं? ठीक है, वह बोलते हैं कि वह प्रबंधक, नेता, प्रशासक, व्यापारी, डायरेक्टर, संयोजक, ठीक है, निरीक्षक, अध्यापकों का पथ प्रदर्शक, ठीक है, दार्शनिक तथा मित्र आज सब कुछ है। ठीक है, ये पीसी रन ने प्रधानाध्यापक के बारे में कहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्रधानाध्यापक एक प्रबंधक होता है, पूरा प्रबंध करता है विद्यालय का। ठीक है, मैनेज करता है। फिर एक नेता की तरह भी कार्य करता है, एक प्रशासक के तरीके से भी कार्य करता है, एक व्यापारी की तरीके से भी कार्य करता है। व्यापारी से मतलब यहाँ पर यह है कि स्कूल में बहुत सारे ऐसे सामान हैं, ठीक है, टूल्स है, सामान है, टीएलएम है, टाट पट्टी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेयजल के लिए सुविधाओं को अरेंज करना। फिर तो उसमें व्यापारी की तरह प्रधानाध्यापक को कार्य करना चाहिए। ठीक है, फिर एक डायरेक्टर की तरह कार्य करता है, संयोजक की तरह कार्य करता है प्रधानाध्यापक, निरीक्षक की तरह कार्य करते हैं, अध्यापकों का पथ प्रदर्शक भी है प्रधानाध्यापक। ठीक है, और दार्शनिक तथा मित्र आज सब कुछ है। एक दार्शनिक की तरह अपना कार्य करते हैं प्रधानाध्यापक, फिर मित्र की तरह व्यवहार भी करते हैं। तो ऐसा प्रधानाध्यापक होना चाहिए विद्यालयों में। ठीक है, और प्रधानाध्यापक की प्रबंधकीय भूमिका, ठीक है, जो चार मुख्य रूप से हैं वो ये हैं कि अकादमिक प्रबंधन, ठीक है, पहला अकादमिक प्रबंधन, दूसरा वित्तीय प्रबंधन, तीसरा प्रशासनिक प्रबंधन और चौथा आधारभूत संरचनात्मक प्रबंधन। ठीक है, तो ये प्रधानाध्यापक की प्रबंधकीय भूमिकाओं में से मुख्य जो ये हैं, ये चार हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्रधानाध्यापक की प्रबंधकीय भूमिका ये चार हैं। ठीक है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं। अकादमिक प्रबंधन, ठीक है, देखिए अकादमिक प्रबंधन वो है, ठीक है ना, अकादमिक प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानाध्यापक को क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, प्रधानाध्यापक को सबसे पहले तो इसके लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार से आपको प्रबंध करना है हर चीज़ों का। ठीक है, अब इसमें जैसे कक्षाओं की गुणवत्ता के लिए पठन पाठन के चलने का प्रबंध करना, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों का चयन करना एवं निर्धारण भी करना, फिर समय सारणी का निर्माण करना, पुस्तकालय तथा वाचनालय हेतु पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं का चयन करना, क्रय करना तथा उसके प्रयोग हेतु शिक्षकों व छात्रों को प्रेरित करना। ठीक है, ये अकादमिक प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानाध्यापक को अरेंज करना होता है, प्रबंध करना होता है। ठीक है, दूसरा है वित्तीय प्रबंधन। देखिए, वित्तीय प्रबंधन में
विद्यालय की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए वित्त की तो आवश्यकता पड़ती ही है, ठीक है, और इसका प्रबंधन प्रधानाध्यापक को करना पड़ता है, ठीक है। अब वित्तीय प्रबंधन के लिए विद्यालय में शासन द्वारा स्रोतों का निर्धारण किया गया है, ठीक है ना। अब वो स्रोतों का निर्धारण किया गया है, पहले से ही किया गया है, फिर भी उन स्रोतों में धन आने तथा आहरण के लिए या निकालने के लिए, ठीक है ना, या लाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। प्रधानाध्यापक को पैरवी करना पड़ता है, पहल करना पड़ता है प्रधानाध्यापक को, तब जाके विद्यालय में प्राप्त होता है उनको, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब जैसे वित्तीय प्रबंधन में एक आध को मैं बता देता हूँ, जैसे विद्यालय अनुदान, ठीक है, छात्रवृत्ति अनुदान, भवन निर्माण मरम्मत हेतु ग्रांट, ठीक है, स्कूल ड्रेस फर्नीचर, TLM TLE, ठीक है, और भी बहुत सारी आवश्यकता वाली वस्तुओं के लिए ग्रांट होता है अनुदान के रूप में, ठीक है। तीसरा है अपना प्रशासनिक प्रबंधन, ठीक है। प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत क्या आते हैं, देखिए विद्यालय के अंदर प्रशासनिक प्रबंधन के लिए प्रधानाध्यापक को अनुशासन व प्रशासन बनाए रखने के लिए प्रधानाध्यापक के ऊपर ये दायित्व होता है, बहुत बड़ा दायित्व होता है। अब इसके लिए प्रधानाध्यापक कैसे उसको करता है, कैसे उसको अनुशासन बनाए रख सकता है विद्यालय के अंदर, कैसे अनुशासन या प्रशासन बनाए रख सकता है विद्यालय के अंदर, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे समय सारणी बनाकर, शिक्षकों को दायित्व देकर, ठीक है ना, ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लेकर, अधिकारियों को सूचना देकर, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, इसके तहत वो विद्यालय के अंदर प्रशासनिक एवं प्रशासन एवं अनुशासन बनाए रखता है, ठीक है। और चौथा है आपका आधारभूत संरचनात्मक प्रबंधन। देखिए फोर्थ जो है आधारभूत संरचनात्मक प्रबंधन। आधारभूत संरचनात्मक प्रबंधन के अंतर्गत देखिए विद्यालय के सफल संचालन के लिए, ठीक है, किसी भी विद्यालय का सफल संचालन के लिए विद्यालय में कुछ आधारभूत संरचनाओं का होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे विद्यालय का भवन हो गया, कमरों में श्यामपट्ट है, ठीक है, या बैठक की व्यवस्था हो गई। बैठक की व्यवस्था में जैसे टाट पट्टी, कुर्सी मेज, डेस्क, शिक्षण अधिगम सामग्री हो गया, अभिलेख हो गए, एवं उनके रख रखाव की व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ये सारे आधारभूत संरचनात्मक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसको बस समझते हुए चलिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये तो आप लोगों को पहले से भी पता होगा, लेकिन इसको एक व्यवस्थित रूप में करने के लिए, ताकि आपके दिमाग में बना रहे और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके दिमाग को, वहाँ पर क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाए और आप सही आंसर करें वहाँ पर, इसलिए इतना ज़रूरी है, ये सब करना ज़रूरी है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सा ध्यान देकर और उस पॉइंट को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ आंकड़े होते हैं जिनको याद रखना पड़ता है और वो याद करने से ही आते हैं आंकड़े। तो चलिए आगे है शिक्षक। देखिए शिक्षक की क्या भूमिका होती है विद्यालय प्रबंधन में। शिक्षकों की भूमिका, देखिए विद्यालय प्रबंधन में शिक्षकों की जो भूमिका होती है, देखिए विद्यालय प्रबंधन में शिक्षकों की भूमिका अपरिहार्य है, लेकिन इन्हें अपनी अलग भूमिका का निर्धारण ना करके प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जो प्रधानाध्यापक बता रहे हैं, जैसा भी निर्देश दे रहे हैं प्रधानाध्यापक के तरफ से, जैसा भी निर्देश आ रहा है उसके अनुसार शिक्षक को कार्य करना चाहिए। अन्यथा बाद में जाकर क्या होता है कि विभिन्नता, देखिए विचारों में विभिन्नता एवं टकराव आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक अगर कोई सलाह दे रहा है तो वो गलत ही देगा, सही दे सकता है, लेकिन जो प्रधानाध्यापक के तरफ से आता है जो निर्देश, उसके अनुसार शिक्षक को कार्य करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबसे ज़्यादा होती है वो प्रधानाध्यापक की होती है, तो इसलिए प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार भी कार्य करना चाहिए, ठीक है। ये शिक्षक की भूमिकाएं होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं
बाल सरकार। देखिए, बाल सरकार इसलिए बनाया गया है विद्यालयों में कि इतनी बड़ी संख्या होती है विद्यालय के अंदर, ठीक है ना, टीचर्स होते हैं, फिर स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, और इनकी सबकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो सबको एक साथ प्रधानाध्यापक को मैनेज करना, अगर प्रधानाध्यापक सबको एक साथ मैनेज करने लगे, हर काम को देखने लगे, तो वो ऐसा संभव नहीं हो पाता है सुचारू रूप से। अगर संभव कर भी लिया जाए तो बढ़िया से कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है कि कुछ कार्य जो छात्रों की मदद से अगर हो सकता है तो छात्रों को भी दे दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें मैं आपको बता दूं कि विद्यालय में, आगे देखिए इसमें क्या है, विद्यालय में 1 या 2 3 ही शिक्षक पर्याप्त नहीं होते, ठीक है। उनके प्रबंधन में छात्रों का सहयोग लेना पड़ता है। उन्हें प्रबंधन में छात्रों का सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को बिना स्वानुशासन किए सहमति व सहयोग की प्रबंध करना बहुत कठिन है, इसलिए छात्रों का सहयोग लेना पड़ता है। और दूसरा कारण यह भी है कि बच्चों को बड़ों का अगर रोल दिया जाए, ठीक है ना, बड़ों का अगर रोल दिया जाए बच्चों को, तो उसको करने में वो रुचि लेते हैं, उनको बहुत आनंद आता है उस कार्य को करने के लिए, ठीक है ना। जब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी जाती है बड़ों जैसी, ठीक है, तो उनमें स्फूर्ति और आनंद के साथ वो कार्य करते हैं और ऊर्जा का संचार भी होता है। तो इस मनोवैज्ञानिक विशेषता का लाभ विद्यालय प्रबंधन में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों के लिए कार्य क्या क्या दे दिए जाते हैं। तो जैसे सफाई विभाग हो गया, ठीक है ना, सफाई विभाग हो गया, प्रार्थना व्यवस्था विभाग हो गया, कक्षा व्यवस्था विभाग हो गया, पेयजल विभाग हो गया, ठीक है, मध्याह्न भोजन विभाग हो गया, खेल विभाग हो गया, सांस्कृतिक विभाग हो गया, पर्यावरण विभाग हो गया, बाल संसद इत्यादि, ठीक है। आगे चलते हैं, समुदाय अभिभावक एवं विभिन्न समितियां, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखते हैं। पहला तो था संस्थागत प्रबंधन, ठीक है ना। तो संस्थागत के अंदर अध्यापक, शिक्षक एवं बाल सरकार, ठीक है। अध्यापक के लिए 4 भूमिकाएं जो मेजर मुख्य थी वो मैंने आपको बता दिया ऊपर, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है संस्थागत के बाद वो है समुदाय अभिभावक एवं विभिन्न समितियां, ठीक है। इसके अंतर्गत सबसे पहला है ग्राम शिक्षा समिति। देखिए, ग्राम शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम के अनुसार प्रत्येक गांव में एक ग्राम शिक्षा समिति की संकल्पना है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण गजट दिनांक 11/2/2000 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा संशोधन अध्यादेश 2000 द्वारा गठित किया गया है, ठीक है ना। इसमें 2-3 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्राम शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम के अनुसार प्रत्येक गांव में एक ग्राम शिक्षा समिति की संकल्पना की गई है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण गजट दिनांक 11 फरवरी 2000 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा संशोधन अध्यादेश 2000 द्वारा गठित किया गया है, ठीक है। इसको याद रख लेंगे। आगे है मातृ शिक्षक संघ। मातृ शिक्षक संघ के बारे में जानते हैं। देखिए, ग्राम शिक्षा समिति में कुछ पॉइंट और है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। देखिए, इसमें जो है, इसका जो अध्यक्ष जो होता है ग्राम शिक्षा समिति का, वो ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है ग्राम पंचायत का। सदस्य सचिव ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय का ज्येष्ठतम प्रधानाध्यापक, ठीक है ना, इसका सचिव होता है। और सदस्य क्या होते हैं? देखिए, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बेसिक स्कूलों के 3 छात्रों के अभिभावक, ठीक है ना, जिसमें एक महिला हो, जिसे सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बेसिक स्कूलों के, ठीक है, 3 छात्र, ठीक है। उस ग्राम पंचायत में अगर कोई और स्कूल है या सिर्फ यही स्कूल है, तो उन स्कूलों के 3 छात्रों के अभिभावक, जिसमें से कि एक महिला भी होनी चाहिए, ठीक है,
जिसे सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया गया हो, ये सदस्य होते हैं। ठीक है ना। तो कुल कितने हो गए? 5। ग्राम शिक्षा समिति में कितने सदस्य हो गए? टोटल 5, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, वो ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान होता है, और सदस्य सचिव जो होता है, जो ज्येष्ठतम प्रधानाध्यापक जो होता है, वो सदस्य सचिव होता है। ठीक है ना। बाकी तीन जो उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं, उनके 3 छात्रों के अभिभावक, जिसमें से कि एक महिला होनी चाहिए। ठीक है। आगे है मातृ शिक्षक संघ। मातृ शिक्षक संघ क्या है? मातृ शिक्षक संघ से पहले एक आता है आपका शिक्षक अभिभावक संघ। ठीक है ना। वो इसमें मेंशन नहीं किया गया है, किसी टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है ना। तो शिक्षक अभिभावक संघ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। ठीक है ना। देखिए, शिक्षक अभिभावक संघ, जिसे पीटीए कहा जाता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन। ठीक है ना। और मातृ शिक्षक संघ को एमटीए कहा जाता है, मदर टीचर एसोसिएशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले पीटीए जान लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन में सक्रिय सामुदायिक सहयोग व प्रतिभाग सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक अभिभावक संघ की परिकल्पना शिक्षा में किया गया है। ठीक है ना। यानी कि विद्यालय प्रबंधन में सक्रिय जो सामुदायिक जो सहयोग होता है, ठीक है ना, और उसमें जो प्रतिभाग जो होते हैं, ठीक है ना, वो शिक्षक अभिभावक संघ की परिकल्पना करने से पूर्ण हो जाता है। ठीक है। जैसे ग्राम शिक्षा समिति की देखरेख में गठित विद्यालय के शिक्षक व अभिभावकों का एक संगठन है। ठीक है। अब इसका अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए का। ठीक है। इसका अध्यक्ष जो होता है अभिभावक होता है, और सदस्य सचिव जो होता है वो प्रधानाध्यापक होता है यहाँ भी। ठीक है ना। ग्राम शिक्षा समिति में भी प्रधानाध्यापक होता है, जो ज्येष्ठतम और श्रेष्ठतम जो प्रधानाध्यापक होता है ग्राम शिक्षा समिति में भी, और यहाँ भी शिक्षक अभिभावक संघ जो पीटीए है, इसमें भी सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक होते हैं, और अध्यक्ष अभिभावक होता है यहाँ पर। ठीक है ना। और सदस्य इसमें विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के 5 अभिभावक, ठीक है ना, और विद्यालय का एक शिक्षक, ठीक है ना, इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। तो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के 5 अभिभावक व विद्यालय का एक शिक्षक। ठीक है। तो ये सदस्यों की संख्या हो गई टोटल। अब आते हैं मातृ शिक्षक संघ। मातृ शिक्षक संघ को एमटीए कहा जाता है, मदर टीचर एसोसिएशन। ठीक है ना। विद्यालयों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मातृ शिक्षक संघ बनाया गया है। ठीक है ना। उनकी समस्याओं का समाधान के लिए मातृ शिक्षक संघ को गठित किया गया है। ठीक है ना। यह एक, अब इसमें क्या है, इसमें छात्रों की माताओं में से किसी एक माँ को अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है ना। तथा यदि विद्यालय में अगर कोई महिला शिक्षक है तो वह सचिव होती है और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है ना। जो छात्रों की माताएं ही होती हैं, जो सदस्य जो 5 होती हैं वो छात्रों की माताएं ही होती हैं, और इसका अध्यक्ष जो होता है वो जो छात्र की माता ही होती है। इसका अध्यक्ष भी छात्र की माता ही होती है, और जो 5 सदस्य होते हैं वो छात्रों की माताएं होती हैं। ठीक है ना। और सदस्य सचिव जो होती है वो महिला शिक्षक होती है एक विद्यालय से। ठीक है। आगे है मीना मंच। मीना मंच क्या है? मीना मंच बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं स्वयं के प्रति जागरूक होने हेतु, ठीक है, NPEGEL, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है ना, NPEGEL, ठीक है, इसके अंतर्गत मीना मंच नामक समिति की अवधारणा की गई है या गठित किया गया है। ठीक है। जो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं का एक संगठन है। ठीक है ना। मीना एक काल्पनिक लड़की का नाम है। ठीक है। मीना की नस नस में उमंग, उल्लास, सहानुभूति और सहायता का भाव है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई, ठीक है, और भाई का नाम इसमें है राजू, और और एक बहन है, उसका नाम है रानी। ठीक है। तो रानी के साथ रहती है, राजू और रानी के साथ रहती है। उसका एक तोता है जिसका नाम मिट्ठू है, जो उसका प्यारा दोस्त है। ठीक है। और मीना सबको बहुत प्यारा व लुभावने वाला पात्र है। तो ठीक है। तो ये एक मंच की तरह बनाया गया है इसे NPEGEL के तहत
अंतर्गत, ठीक है। और ये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं का संगठन है, ठीक है। बालिकाओं के लिए ही बनाया गया है मीना मंच, ठीक है। मीना मंच का गठन, ठीक है। देखिए मीना मंच का गठन प्राथमिक स्तर पर जो गठन हुआ है, मीना कैबिनेट में हर कक्षा जैसे 3, 4, 5 के 2-2 छात्र सम्मिलित किए जाएंगे, ठीक है ना। 3, 4, 5 के 2-2 छात्र सम्मिलित किए जाएंगे। मीना कैबिनेट में प्रत्येक कक्षा से एक एक सदस्य को छात्र चुनेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक कक्षा से एक एक सदस्य को वो छात्र चुनेंगे तथा एक एक सदस्य को प्रधानाध्यापक मनोनीत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही कहा गया है कि 3, 4, 5 के 2-2 छात्र, यानी कि एक जो सदस्य है वो छात्र चुन लेंगे, ठीक है। और एक जो सदस्य है उसका मनोनीत प्रधानाध्यापक करेंगे। अगर विद्यालय में सह शिक्षा है तो एक बालक और एक बालिका सदस्य होगी, ठीक है। सभी चयनित मनोनीत सदस्य मिलकर अपना एक अध्यक्ष चुन लेंगे, जिसमें मार्गदर्शक के रूप में एक शिक्षक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो ये तो रहा प्राथमिक स्तर का गठन, ठीक है ना। 3, 4, 5 के 2-2 छात्र इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, वो एक बालक और एक बालिका, अगर को एजुकेशन है वहाँ पर तब, नहीं है तो 2 ले लिए जाएंगे। फिर भी एक सदस्य का छात्र चयन करते हैं और एक सदस्य का प्रधानाध्यापक करते हैं, तो 2-2 हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर गठन। उच्च प्राथमिक स्तर पर केवल बालिकाओं को ही सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना। उच्च प्राथमिक स्तर का जैसे ही आ जाएगा मीना मंच में, तो यहाँ पर सिर्फ बालिकाओं को ही सम्मिलित किया गया है। मीना मंच में कम से कम 20 लड़कियों का एक समूह है, ठीक है ना। और इन 20 में से 15 लड़कियाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय की होंगी, ठीक है। और जो 5 है वो प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुकी हैं और स्कूल छोड़ चुकी हैं, वो लड़कियाँ होंगी, ठीक है। मीना मंच एक सुगमकर्ता शिक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करेगा, ठीक है। मीना मंच के सदस्य लड़कियों का चयन प्रधानाध्यापक शिक्षिका के सहयोग व परामर्श से करेंगी, ठीक है। मीना मंच की एक सदस्य को प्रेरक चुन लिया जाता है, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ने वाले 15 लड़कियों में से होंगी। जो एक प्रेरक चुना जाता है वो 15 लड़कियों में से चुनी जाती है, ठीक है ना। और मीना मंच की स्थापना प्रधानाध्यापक करेंगी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका, ठीक है। तो पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका ये हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब करेंगे हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा, ठीक है। मोटिवेशन प्राप्त होगा तो और भी अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को, और जहाँ से भी आपको कहीं से भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। हम उसको पूरा करेंगे। और हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका। आगे मैं आपको बता देता हूँ इसके अंतर्गत क्या आते हैं। ब्लॉक संसाधन केंद्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, ठीक है। और फिर उसके बाद पर्यवेक्षण तंत्र में निम्नलिखित प्रकार के जो पद होते हैं, समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधिकार व कर्तव्य, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी का अधिकार एवं कर्तव्य, डायट मेंटर, ठीक है, जिला बेसिक शिक्षा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, पर्यवेक्षण। और फिर उसके बाद हम ये भी पढ़ लेंगे उसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। तो जिसमें जो पहला है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, ये भी साथ में पढ़ेंगे। और एक पॉइंट और पढ़ेंगे जो है पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।